नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर गोरखपुर से है। गोरखनाथ मंदिर में जवानों पर धारदार हथियार से हमले का ये पूरा मामला है। आरोपी अहमद मुर्तजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस की टीम अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। संदिग्ध मुर्तजा के परिजनों से एटीएस की पूछताछ भी हो रही है और आरोपी के बैकग्राउंड को भी खंगाल रही है एटीएस। किस तरीके का उसका अभी तक का पूरा बैकग्राउंड रहा है, इसके बारे में भी एटीएस की टीम जो है जांच पड़ताल कर रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने है कि आरोपी अहमद मुर्तजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब इस पूरे मामले के जिस तरीके से वहां पर संदिग्ध ने हमला किया धारदार हथियार से, अब इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है, मानसिक रूप से वो कमजोर या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश, हर एक पहलू पर हर एक एंगल से यूपी एटीएस की टीम कर रही है जांच पड़ताल। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और साथ ही संदिग्ध मुर्तजा के परिजनों से एटीएस की पूछताछ भी लगातार जारी है और आरोपी का बैकग्राउंड किस तरीके का रहा है इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी और जो अहम जानकारी मिलेगी उसके बाद फिर से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला किया और इस हमले के बाद अब जो आरोपी मुर्तजा उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पूरे अभी तक के बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है। क्या पुख्ता जानकारी हाथ लगती है, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। बहरहाल ये बड़ी खबर आपके सामने, दो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। गोरखनाथ थाने के गेट नंबर 1 के पास शाम को लगभग 7 बजे अचानक एक व्यक्ति ने वहाँ पे ड्यूटी पे खड़े आरक्षियों पर हमला कर दिया और उसके द्वारा धार्मिक नारे भी लगाए गए। इस अटैक में हमारे 2 सिपाही घायल हुए हैं और उसके पास जो अटैक करने वाला था उसके पास एक हाशिए टाइप का चीज़ था जिससे कि उसने अटैक किया। वहाँ अन्य जो पुलिस बल था उनके द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके उस व्यक्ति को पकड़ा गया और जो व्यक्ति पकड़ा गया उसकी पहचान अहमद मुर्तजा अब्बासी के रूप में हुई, जो मूलतः गोरखपुर का ही रहने वाला था और उसके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं अब उसका पूरा परीक्षण कराया जा रहा है और हम लोग इसमें एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। हमारी जो स्पेशल एजेंसीज है जैसे एटीएस है उसको भी भेजा गया है। कल ही वहाँ से अधिकारियों के द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि हम लोग किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं, इसमें टेरर का एंगल भी हो सकता है। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे। उन्होंने भी अहम जानकारी साझा की। उन्होंने कहा है कि कल किस तरीके से हमला हुआ वो तो सबसे पहले उन्होंने बताया, उसके बाद ये कहा कि हर एंगल से जांच पड़ताल हो रही है, टेरर एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। एटीएस इस पूरे मामले के पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या मंशा हो सकती है, कोई साजिश हो सकती है, इस हर पहलू पर जांच पड़ताल एटीएस की टीम कर रही है। चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनुभव, कोई ताज़ा जानकारी मिल पा रही है, कोई अपडेट है पूरे मामले को लेकर? अब टेरर एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, इसकी जानकारी प्रशांत कुमार ने दी है। देखिए, बिल्कुल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार तो कह रहे हैं कि इसमें टेरर एंगल भी हो सकता है क्योंकि ये कल शाम 7 बजे की घटना है और जो गोरखनाथ मंदिर का जो दक्षिणी गेट है वहाँ पर ये पहुँचा था ये अहमद मुर्तजा और ये आईआईटी मुंबई से ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो ये जब वहाँ पहुँचा इसके पास हथियार था, गमछे में लपेटा हुआ था। पीएससी के जो 2 जवान थे वो जब रोकने लगे तो उन पर प्रहार किया, फिर ये धार्मिक नारे लगाने लगा। उसके बाद अन्य जो पीएससी के लोग थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने इसको पकड़ा। तो अब देखिए पूरे मामले की जांच अब एटीएस कर रही है और जो एसपी हैं एटीएस के अभिषेक सिंह वो भी पहुंच गए हैं। अब लग रहा है कि शायद कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि टेरर एंगल हो, कहीं किसी ने इसको भेजा हो वहाँ पर, क्योंकि इसके पास से टिकट भी मिला है हवाई जहाज़ का, जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो भी मिली हैं, मोबाइल फ़ोन कॉल डिटेल इसकी खंगाली जा रही है। ये बीते 28 मार्च को दिल्ली जाने वाला था ये जो मुर्तजा, ये सिविल लाइन इलाके का रहने वाला है। तो अब चूंकि एटीएस वहां पहुंच चुकी है, पूरे मामले की जांच खुद एटीएस ने अपने हाथ में ले ली है, एसपी अभिषेक सिंह वहां पहुंचे हुए हैं,
5 अलग अलग टीमें जो हैं वो बनाई गई और जहाँ जहाँ भी ये जो मुर्तजा हमलावर है इसके जहाँ जहाँ कनेक्शन है, जहाँ जहाँ ये जाता रहा है, इन सारी जगहों पर उन टीमों को भेजा जा रहा है। पर आप सोचिए जिस तरीके से ये पूरा हमला हुआ, मान लीजिए उसके पास तो एक भांका था, वो अपने गमछे में छुपा कर ले गया था, कोई और अगर हथियार होता या कुछ और चीज़ होती तो किस तरीके से वहाँ पर वो उन चीज़ों से हमला कर सकता था। इसीलिए अब इस पूरे मामले को ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई ये टेरर एंगल तो नहीं, कहीं कोई टेरर ग्रुप तो नहीं है जिसने इसको भेजा हो, पहले देखने के लिए किस तरीके से वहाँ चीज़ें कही जा सकती हैं। हालांकि पूरे मामले में पीएसी के जो जवान थे उन्होंने बहुत मुस्तैदी दिखाई, ना कि वो इसको पकड़ लिया मौके से, बल्कि जब उन पर उसने हमला किया तो ज़रूर 2 पीएसी के जो जवान हैं उनको वो घायल हुए हैं, उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पर ये घटना शाम 7 बजे की है, जब लोग जाते हैं, तमाम सारे जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो मंदिर में जाते हैं, उस वक्त की ये घटना है। वहाँ पर तमाम प्रत्यक्षदर्शी थे। वीडियो भी आप देखिए किस तरीके से हमला कर रहा है। पहले ये दूर से उन सबों को मारता है, फिर उसको रोकने के लिए प्रयास किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद नहीं रुकता और जो हथियार लेकर गया था ये गमछे में छुपाकर, उससे ही हमला कर देता है। तो अब पूरे मामले की जाँच की जा रही है और इस तरह से कहीं और, भाई मान लीजिए ये तो गोरखनाथ मंदिर पर गया, वहाँ पर अन्य जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर भी कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि साजिश के तहत इस तरीके से लोग हों, पूरा एक ग्रुप हो जो इस तरह की साजिश रच रहा हो। इन्हीं सारी चीज़ों की अब जांच जो है वो की जा रही है। अच्छा अनुभव, ऐसे मामलों में कितना वक्त लगता है तस्वीर साफ होने में या फिर जांच की प्रक्रिया पूरी चलने में? और सिर्फ हमला किया वो अलग, उसके बाद जो उसने धार्मिक नारे लगाए वो किस ओर इशारा करता है? और इसके परिवार के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि कहा ही जा रहा है कि मूलतः ये रहने वाला गोरखपुर का ही है। हाँ, गोरखपुर में ही सिविल लाइंस के पास जो मॉल है वहीं के आसपास का ये बताया जा रहा है और ये इसके पूरा परिवार वहीं पर रहता है। इसके जो कुछ और रिलेटिव हैं उनके यहाँ जो टीम बनाई गई है, 5 अलग अलग जो टीमें बनाई गई हैं, वो उन सब जगहों पर अब जा रही हैं। कुछ धार्मिक पुस्तकें भी मिली हैं। ये कहा जा रहा है कि कुछ धार्मिक पुस्तकें भी इसके पास से, जो हमलावर है उसके पास से मिली है। इसके अलावा टिकट भी मिला है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो इसका मोबाइल फ़ोन है उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। क्या किन लोगों के ये संपर्क में था, किस तरीके से यूट्यूब पे कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह के जो हम कहें वीडियो हैं जो धर्मांतरण से जुड़े हुए या फिर अन्य जो भड़काऊ जो वीडियो हैं उनको तो नहीं देखता था, किससे ये प्रभावित था। ये सारी चीज़ें अब इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर एटीएस जो है वो जांच कर रही है और एटीएस के एसपी जो हैं वो लगातार वहाँ पर, जहाँ पर पहले इसने हमला किया वहाँ पहुँचे। इसके बाद जो जहाँ ये रहता था सिविल लाइन्स इलाके में, जहाँ इसका घर है, वहाँ पर भी टीम भेजी गई है। तो अब लोगों से पूछताछ के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। और ये ज़रूर है कि चूँकि ये गिरफ्त में आ चुका है, पकड़ा जा चुका है, तो इससे भी जब सवाल जवाब होगा तो बहुत सारे राज जो हैं वो खुलेंगे। अच्छा, इसके साथ अनुभव और भी लोग शामिल हो सकते हैं क्या? औरों की भी इससे पूछताछ के बाद इसके निशानदेही में और लोगों की भी कुछ वहां पर उनके बारे में जानकारी मिल सकती है या फिर कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी संभव है क्या गोरखपुर से या फिर यूपी के अलग अलग हिस्सों में और भी इसके साथी हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल क्यों नहीं हो सकते। हो सकता है कि ये कहीं से मोटिवेटेड हो, किसी ने इसको भेजा हो, किसी ने पूरी प्लानिंग की हो, ये भी तो संभव है। और इसीलिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि हम टेरर एंगल की जांच कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए ठीक है, पहले ये कहा गया कि मानसिक रूप से ये बीमार है, इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इसको भेजा है वहाँ पर जानबूझकर। ये जो पूरा अगर हम क्या हमला उसने कराया है, तो इन सारी चीज़ों को अब देखा जा रहा है। और एटीएस जब जांच हाथ में ले ली है तो इन सारे बिंदुओं को देखेगी, इन सारे एंगल को देखेगी और उसी के आधार पर अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी ज़रूर होगी। क्योंकि हमने पहले भी कहा कि जो मोबाइल फ़ोन है इसका, इससे बहुत सारी मदद मिलेगी जांच एजेंसियों को। जब जांच के दौरान कौन कौन लोग इसके संपर्क में थे, कहीं ऐसा तो नहीं इसने कोई सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बना रखा हो और उस ग्रुप में लोग सक्रिय हों। उन ग्रुप में अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में किस तरह के मैसेज भेजे जा रहे थे, कहीं कोई धार्मिक उन्माद फैलाने की योजना तो नहीं थी। इन सारी चीज़ों को खंगाला जाएगा और उसके बाद जो लोग भी इसके संपर्क में रहे होंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो लोग भी इसमें शामिल रहे होंगे उन तक पहुंचा जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, ये प्रशांत कुमार भी कह रहे हैं। और इसी हिसाब से भी, इसी लिहाज से भी एटीएस के जो तमाम अधिकारी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी एंगल छूटे ना, हर एंगल से पड़ताल होगी। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव, पूरी जानकारी विस्तार से देने के लिए। अब इसी पर गोरखपुर से नीरज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, वहां से आपके पास कोई जानकारी है क्या? परिवार वालों से भी लगातार पूछताछ हो रही है। पहले आपने बताया कि मुर्तजा के पिताजी से पूछताछ हो पाई, उन्होंने जो जानकारी दी, उसके बाद अब परिवार के और मेंबर से भी पूछताछ हो रही है। वहां पर क्या अपडेट है आपके पास?
जी बिल्कुल, मुर्तज़ा के जो पिता हैं मुनीर, उनसे बातचीत हुई है और थोड़ी देर हम उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। और मुनीर जी इस समय हमारे साथ यहाँ पर हैं भी। और ये बताइए सर, थोड़ा आप सीधे एबीपी गंगा पर हैं, ये बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या घटना? सब तो भाई आपको 2 बार बता चुका हूँ, आप कितनी बार वही पूछो। लाइव पे आप सीधे? अच्छा तो ठीक है, वो तो आपको उसमें आप भी आ गया। हमको तो सीओ साहब खुद ही बोले कि आपका लड़का जो आए फ़ोन करके कि आपके लड़के को क्या मेंटली डिस्टर्ब है क्या। हमने कहा हाँ भाई बहुत पुरानी स्टोरी है, क्योंकि हम लोग को पता है, हम लोग खुद चिंता में थे। तो क्या हुआ, कहाँ है, तो पकड़ा गया क्या? बोला हाँ उसने गोरखनाथ मंदिर में अटैक कर दिया, कोई बताया कि किससे मार दिया, उसको भी चोट आई है, वो भर्ती है। तो हम लोग को बहुत शौक लगा, अब हम क्या बताएं, बहुत हम लोग इसी से आशंकित रहते थे कि भाई बच्चा है, कहीं लड़ जाएगा, कहीं भिड़ जाएगा। कब से इसका मानसिक स्थिति कब से ठीक नहीं थी? 5वीं में पढ़ता तभी से इसका कहता था, मैं रोता था, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये डिप्रेशन टाइप की कंडीशन इसकी चलती थी। अब उसके बाद जो मैं भी देखिए, बॉम्बे की लाइफ बड़ी बिजी होती है, जो मैंने किसी को बोला नहीं कि सुबह जाओ रात में लौटो। तो कहाँ इतना बच्चों को अपना नौकरी से, यहाँ नौकरी छोड़। आप क्या करते रहे हैं आप इस पेशे में? मैं जब बम्बई में था तो मैं चीफ मैनेजर लॉ बैंक ऑफ इंडिया में था। तो वहाँ भी 1.5 घंटे की जर्नी होती थी और 1.5-2 घंटा लगता था, अक्सर लेट भी होते थे। तो अपने पास इतना टाइम नहीं था कि बच्चों को, ये मेरा मिस्टेक है। और इसमें मैं सभी को कहूँगा कि भाई परिवार को त्याग करके, परिवार को मतलब उसको इग्नोर करके आप करियर डेवलपमेंट ना करें, क्योंकि बाद बहुत प्रॉब्लम आती है। दवा अभी चल रही थी, आप बता रहे थे शनिवार को कुछ लोग आए थे पूछताछ करने, कौन लोग? 2008 तक, 2018, 2017 पे इसको मेजर अटैक हुआ था, जब हेलुसिनेशन, जब इसको पागलपन आप जो डॉक्टर बोलते हैं, वो वही एज होती है। ये उस समय ये 25 साल का था। जितने भी बाइपोलर केस होते हैं वो 25 साल के आसपास सरफेस करते हैं, वही इसके साथ हुआ था। डॉक्टर फट से समझ गए कि इसका है। तो कुछ दिन वहीं जामनगर में इलाज हुआ। पहले तो कंपनी ने अनफिट कर दिया कि इनको ले जाइए, ये फिट नहीं है। जब इलाज कराई, फिट होकर रिपोर्ट लेके आइए, इनको जामनगर दिखाया। 2-3 दिन दिखाने के बाद वो अजय 3 डॉक्टर थे साइकेट्रिस्ट, उनके सामने जब पहुँचे, आँख बड़ी बड़ी करके वो घबरा गए, मतलब परेशान हो गए। बोलो भैया कहाँ से शिक्षा ग्रहण किए थे और उसके बाद कहीं नौकरी भी, जॉब भी किए, पूरा कर पाए? शादी वादी हुई थी? नहीं, इनको बताया आपको आप तो ये 4 बार मैं थक गया हूँ। देवी पब्लिक स्कूल नेहरू बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ इनकी पढ़ाई हुई थी। वहाँ पे हाई स्कूल में टॉप किए थे, इंटर में 92% था। और ये फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने कोचिंग की थी, बड़ा अच्छा IITN पेस बहुत अच्छा था, तो बहुत हाईली अप्रिशिएटेड थे। इनकी फ़ीस भी माफ़ करी थी 50%। तो वहाँ पे फिर ये उस सेंटर से नंबर 1 पे थे, 921 पे। तो हम तो इनको चाहते थे कि भाई ये जाएँ रुड़की, या वो कौन जगह है जहाँ से वो पढ़ा है, पिचई पढ़ा है, वहाँ पे जाएँ, खड़गपुर जहाँ अच्छी ब्रांच मिलती, या गुवाहाटी चले जाएँ। लेकिन उनकी माँ जो थी बोला भाई बच्चे को हम छोड़ नहीं सकते, मुंबई में जो मिला इनको तो वही ज्वाइन। शनिवार का दिन आप बता रहे हैं? वो जो था, जो कुछ 2 लोग आए थे, मैं तो था नहीं जिसमें वो लोग आए हैं, और उनकी फुटेज है वो देखा मैंने। वो तंदुरुस्त बहुत है। एक तो मेरे ख्याल से 50, 52, 53 के होंगे, तो पीछे खड़े रहते, आगे एक यंग को हेलमेट लगाए हुए। तो यहाँ आके पूछा अहमद मिर्ज़ा कौन है, तो लोगों को पूछा आप कौन है, बोला हम वकील हैं। तो वो लेके, तो आदमियों ने बताया, 2 आदमियों ने बताया, जो 2 स्टाफ थे, हम जानते नहीं। चलिए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब के पास एक आदमी गया, यंग वाला। ये बताइए तो क्या, कौन लोग थे वो पता चला? तो वो लोग जो थे पुलिस के थे। वो हमारे भाई साहब डॉक्टर साहब के पास जब गए तो वो पर्ची भी नहीं दिखा रहा था। पता चला ATS के लोग थे या कौन थे? हाँ वही, उनका हाल चाल से, मोटरसाइकिल से। ठीक है नीरज, बताइए तो कल जो घटना, ठीक है नीरज, आप रहिए हमारे साथ और मुर्तजा के पिताजी को भी बना के रखिएगा, उनसे और भी सवाल आप पूछेगा। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हम दिखाते हैं दर्शकों को। CCTV फुटेज की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरीके से उसने हमला किया PAC के जवानों पर, किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। और अचानक से एक शख्स वहां पर आता है, PAC के जो जवान वहां पर तैनात सुरक्षा में लगे हुए थे, उन पर हमला होता है धारदार हथियार से। और फिर और लोग भी वहां के आते हैं, उसको पकड़ा जाता है, फिर पुलिस उसको अपने पास लेती है, हिरासत में लेती है। और देखिए इस फुटेज के आधार पर भी पूछताछ हो रही है, वो कहां से यहां पर पहुंचा, कैसे दाखिल हुआ, और इस फुटेज की सहायता से भी आगे बढ़ा जाएगा। इसके बाद फिर अब क्या जानकारी आगे मिलती है वो अपने आप में अहम हो जाता है। लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुर्तजा मुख्य आरोपी
और ये कहा जा रहा है, उनके पिताजी को भी आपने सुना, मुर्तजा के पिताजी को सुना, उन्होंने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मुर्तजा की मानसिक हालत ठीक नहीं है। हालांकि इसके बारे में उसकी दवाई भी चल रही थी, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। ये फुटेज आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, गोरखपुर हमले का सीसीटीवी फुटेज ये है। अचानक से वहां पर एक शख्स मुर्तजा जो पहुंचता है, पीएससी के जवानों पर हमला करता है और अब इस पूरे मामले की एटीएस पड़ताल कर रही है। उसको सुसाइड करना था, लेकिन सुसाइड खुद नहीं करना था, उसको गोली चाहिए थी। तो ऐसी जगह पे उसने चुना कि जहाँ पे हाई सिक्योरिटी जोन है, गोली फौरन चल जाएगी, तो वो गोली चली नहीं। दूसरी बात, धार्मिक नारा, तो आपके बजरंग दल हैं और आरएसएस वाले जो हैं वो नारा क्या देते हैं, वो कोई थोड़े कहते हैं भाई बहुत खुश रहो बढ़िया, वो भी चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने के लिए माल ढोने वाला जो पल्लेदार होते वो करके चिल्लाते हैं ना, तो ये एक तरह का आदमी अपने को चार्ज करता है। इसको अलग से कोई ज़्यादा कम्युनलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मरना क्यों चाहते थे आखिर, क्या वजह? टेंडेंसी बचपन से थी भाई, आपको कितनी बार बताएं। उनका था, उनको हम लोग हमारे ही बेडरूम में सोते थे पिछले 5-6 साल से। तो अब हम लोग जानते थे, इसलिए जब हम छोड़ के आए तो उनको ले आए। मालूम था कि स्टेबल नहीं है, ये अपने कमरे में बैठ के किसी ने टंग जाएंगे तो कौन, हम लोग को तो अच्छा लगेगा, इसलिए उनको साथ ले आए। ये करना भी नहीं चाहते थे, इनको मालूम था अपनी स्थिति। कहा नहीं हम रिज़ाइन करें, हमने उनसे कहा भाई तुम कंटिन्यू करो। हाँ, तुम बोला नहीं हम चलेंगे, तो रिज़ाइन करके चले आए। तो हमारे सहयोगी नीरज उनके पिताजी से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, मुर्तजा के पिताजी से बातचीत वो कर रहे थे। नीरज देखिए, जिन 2 लोगों के बारे में जिक्र हुआ है जो शनिवार को मिलने के लिए आए थे मुर्तजा से, उसके बारे में पिता ने भी ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, उनके पास भी जानकारी इसको लेकर है नहीं। अब इन 2 शख्स जो शनिवार को आए उसके बारे में अधिकारी कर रहे होंगे पड़ताल, या फिर उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक कि वो कौन लोग थे और किस तरीके से वो पूछताछ कर रहे थे? देखिए दीपा, जो बात सामने आ रही है, शनिवार को 2 लोग आए और इनके पिता खुद ही बता रहे हैं कि पुलिस वाले या एटीएस के लोग थे, उनके हाव भाव और पहचान से ऐसा लग रहा था। तो ये लग रहा है कि पुलिस और एटीएस को पहले से ही कुछ शक था और ये चीज़ ये जब आए और पूछताछ करके और चले गए, और बाद में जब जो उनके बड़े पिता हैं डॉक्टर अब्बासी, जो आरोपी है उसके बड़े पिता वो चिकित्सक हैं, तो उन्होंने जब उससे पूछताछ की कि क्यों पूछ रहे थे क्या है, तो कर्ज की बात बता रहे थे कि जो लोग आए थे कि कोई लोन है इनके ऊपर, लेकिन पूरी तरह से इनको नहीं यकीन है, लेकिन ये कह रहे हैं कि एटीएस के लोग हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो अहमद मुर्तजा हैं उनको इस बात का शक हुआ हो कि अब अगर ये इनका संबंध किसी ऐसे संगठन से है तो इनको शक हुआ होगा कि अब ये पकड़े जाएंगे। तो हो सकता है कि इस आवेश में रविवार को इन्होंने घटना की, क्योंकि इनके पिताजी उस समय मुंबई में थे और लोगों से मुलाकात हुई है, जिन से मुर्तजा मिला है, सभी के बारे में पड़ताल की जाएगी, जानकारी इकट्ठा की जाएगी। फिलहाल वो गिरफ्तार हो चुका है, एटीएस की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है और परिवार वालों से भी पूछताछ हो रही है। नीरज ये जानकारी दे रहे थे। खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में आयोजित महायज्ञ में दिल्ली के रहने वाले आमिर ने हिंदू धर्म को अपनाया है। आमिर ने अपना नाम बदल करके अभय रख लिया। आमिर ने इसका वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के करदमपुरी के रहने वाले आमिर ने महायज्ञ के आयोजकों से सनातन धर्म अपनाने की बात कही थी, और जिसके बाद त्यागी महासभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र त्यागी ने जानकारी दी कि आमिर वेल्डिंग का काम करता है और उसने कहा था कि उसके पूर्वज सनातन धर्म से थे और इसीलिए उसकी सनातन धर्म में आस्था है। इच्छा ये है जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, हम वो हैं, जो कि सनातन धर्म था। मैं सनातन धर्म में वापसी आना चाहता हूँ अपनी मर्जी से, किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं, ना मेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती की है ना किसी से। मैं अपनी खुशी से आना चाहता हूँ, ना मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ मंदिर में जो हमला हुआ, इसी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखा है ट्वीट में वो आपको बताते हैं। गोरखनाथ मंदिर में अवैध रूप से घुसने और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का प्रयास अत्यंत दुखद एवं निंदनीय है। प्रदेश सरकार ने इस घटना की जांच के निर्देश दे दिए हैं। ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट है। गोरखनाथ मंदिर में जिस तरीके से हमला हुआ है उसी को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है और ये कहा है कि इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।